हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द चैनल। तो यार, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, हम लोग कैश बुक चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर 10 गिवन है आपकी लेटेस्ट एडिशन में टीएस ग्रेवाल के। और इससे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इन तीनों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। और कैश बुक चैप्टर में भी हम आज कैश बुक का डबल कॉलम कर रहे हैं, ये भी लास्ट है। इसके बाद पेटी कैश बुक है। ठीक है, ये कैश बुक का भी लास्ट क्वेश्चन हमने शुरू करना है। तो पहले क्या करेंगे भाई, एक बार क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले डिस्कशन में ना सिर्फ हमने ये रिकॉग्नाइज करना है कि किस ट्रांजैक्शन का क्या मीनिंग है, और दूसरा, पैसा बिजनेस में आ रहा है तो प्लस का साइन लगा देंगे, अगर पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, कैश बुक के क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही दो चीजें रिकॉग्नाइज करनी है। इनफ्लो मतलब पॉजिटिव, आउटफ्लो मतलब नेगेटिव। ठीक है, आउटफ्लो मतलब नेगेटिव, मतलब पैसे का जाना, और इनफ्लो पॉजिटिव मतलब पैसे का आना। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, अप्रैल 1 की गिवन है। कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 1 लाख रुपीज और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट 5 लाख रुपीज। देखो, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है भाई, कि आपके पास दुकान में कैश कितना पड़ा है। ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी जो शॉप है, जो दुकान है, उसमें ऑलरेडी कितना कैश पड़ा है, 1 लाख रुपए पड़े हैं उसमें। और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग याद करना। ठीक है, ये याद रख लेना, नेगेटिव बैंक बैलेंस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव बैंक बैलेंस, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंट में -5 लाख रुपीज दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब 5 लाख रुपए नेगेटिव दिख रहे हैं। आई बात समझ में? तो अगर आप नेगेटिव का मीनिंग अगर हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें, जैसे अगर आपके अकाउंट में माइनस का 5 लाख है, तो अगर आप और पॉजिटिव यानी कि अपने घर से 5 लाख रुपए और इन्वेस्ट करोगे, बैंक में जमा कराओगे, 5 लाख रुपए और जमा कराओगे, तब जाके आपका बैलेंस कितना शो करेगा, 0 रुपीज शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो ये नेगेटिव बैंक बैलेंस है, नेगेटिव में अमाउंट चला गया, मतलब हमने 5 लाख रुपए अकाउंट में, मतलब 0 रुपीज से थे ही नहीं पैसे, और हमने फिर भी 5 लाख रुपए उसमें से निकाल लिए। तो ये मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट का। ठीक है भाई, अब आगे देखो, सोल्ड गुड्स साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, तो मान के चलेंगे कैश सेल्स है। ठीक है, कुछ नहीं लिखा मतलब कैश सेल्स है, तो प्लस बिजनेस में पैसे का इनफ्लो होने वाला है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक द सेम डे। तो कह रहा है गुड्स बेचा और बैंक में पैसा जमा कराया। चेक मतलब जब भी चेक आ जाए ना, समझ लेना कि बैंक में पैसे जमा करा दिए। और फिर ये देखो, ये लाइन क्या है, ये हमारे को कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है पेड इनटू बैंक द सेम डे, मतलब कि आपके पास जो चेक आया ना, वो सेम डे बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, तो अगर ये नहीं भी लिखा होता ना, ये हमारी हमेशा एजम्पशन भी यही होती है, अगर कभी भी लिखेगा ना रिसीव चेक, तो समझ जाना उसी दिन बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, यही होता है। तो ये एजम्पशन लिखी हुई है, खामखा लिखा हुआ है, इसको कुछ इसका मीनिंग नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। तो अब यहाँ पे देखो, हमने रीमा को सेल करी है। ठीक है, और पेमेंट चेक से आ गई, तो यानी कि पैसे का आना हो गया, तो प्लस। ठीक है, ऊपर वाले 3 में भी, अप्रैल 3 में भी प्लस, पैसे का आना है। ठीक है, फिर है राम पेड बाय चेक। अब एक चीज देखो, राम कौन है, राम मतलब कोई थर्ड पर्सन नहीं होगा, क्योंकि हमारा नाम तो गुरमान है। ठीक है, ऊपर देखो फर्स्ट लाइन में आपको प्रोप्राइटर का, ओनर ऑफ द बिजनेस का नेम गिवन है। तो राम पेड बाय चेक, यानी कि ये पैसा जो है हमारे पास आया है। ठीक है, तो ये प्लस है, मतलब हमारे पास आया है। और डिस्काउंट अलाउड है, जो डिस्काउंट होता है ना, इसकी एंट्री जर्नल में लिखते हैं। ठीक है, डिस्काउंट की एंट्री आपको कैश बुक में नहीं भेजनी, ये बात याद रखना। फिर यहाँ पे कह रहे हैं रीमास चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझो, ये लाइन और ऊपर देखो अप्रैल 5, ये ना इंटरकनेक्टेड है। देखो, अप्रैल 5 और ये अप्रैल 6 की ये वाली थर्ड वाली लाइन इंटरकनेक्टेड है। तो यहां पर देखो क्या कह रहे हैं कि आपको अप्रैल 5 में बताया गया कि रीमा को हमने सामान बेचा था और हमें चेक मिला। तो एजम्पशन यही होती है कि ये चेक सेम डे जमा कराया, जो ऊपर लिखा है, यही हमारी एजम्पशन होती है कि बैंक में सेम डे चेक जमा कराया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बैंक बैलेंस आप अप्रैल 5 को नहीं इंक्रीज करोगे, क्योंकि अप्रैल 6 मतलब आगे पढ़कर पिछले में क्या करना है पता चलेगा। ठीक है, अगर मान लो आपको इसका मीनिंग नहीं पता ना अप्रैल 6 वाली का, तो अप्रैल 5 हम गलत कर देते, तो आगे पढ़ा तब जाकर पता चला पीछे ट्रांजेक्शन में क्या करना है। तो ये वाला जो चेक है अगले दिन जमा कराया, ऐसे केसेस में ना आपको चेक इन हैंड अकाउंट ओपन करना होता है। ठीक है, जर्नल चैप्टर में ये चीज हमने पढ़ रखी है। ऐसे केसेस में जब चेक सेम डे जमा ना कराया जाए, तो चेक इन हैंड अकाउंट एक होता है, वो हमारे को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जर्नल में मतलब अभी जब सॉल्व करूंगा ना, तब और अच्छे से समझाऊंगा इसका क्या ट्रीटमेंट है, अभी जस्ट हम मीनिंग समझ रहे हैं। अब आगे देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल पेड हिम बाय चेक, तो माइनस। ठीक है, बैंक बैलेंस कटेगा। ठीक है, माइनस पेमेंट कर रहे हैं। सैलरीज पेड टू स्टाफ बाय चेक, माइनस बैंक बैलेंस में से पैसे जाएंगे। नेक्स्ट है डिपॉजिटेड इन बैंक। देखो, बैंक में पैसा जमा कराया, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब तक तो कॉन्ट्रा एंट्री समझ आई गई होगी क्या होता है।
डिपॉजिटेड इन बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, बैंक में पैसा जमा कराया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, जर्नल क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक टू कैश, ठीक है, बैंक टू कैश। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है ना, देखो कॉन्ट्रा एंट्री में ना मैं प्लस लिखूंगा ना माइनस लिखूंगा, इसमें क्या है, फर्म से पैसा, दुकान से पैसा बैंक में जा रहा है, ठीक है, तो फर्म से बाहर थोड़ी जा रहा है, बैंक अकाउंट भी तो फर्म का ही है ना, तो यहाँ पे बाहर कुछ नहीं जा रहा, तो प्लस माइनस नलीफाई हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक, तो बैंक में पैसा जमा कराया प्लस बैंक बैलेंस बढ़ेगा, डिस्काउंट कहाँ जाएगा, जर्नल में जाएगा, ठीक है, जर्नल में भेजेंगे। नेक्स्ट है अप्रैल 15, रिसीव्ड फ्रॉम आर कुमार अ चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 1,95,000, और यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखो, सेटलमेंट वर्ड जब भी आ जाए ना, समझ लेना आपको जर्नल एंट्री में डिस्काउंट अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि हमारे को कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 1,95,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन जो चेक मिला है, चेक कितने का मिला है, 1,87,500 का मिला है, यानी कि बचे हुए अमाउंट का 7,500, इनका डिफरेंस निकालोगे, 7,500 का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 7,500 रुपए का। तो सेटलमेंट वर्ड से मेरे को समझ में आया कि ये डिस्काउंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है। आई बात समझ, तो डिस्काउंट वाला पोर्शन जर्नल में जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन कैश बुक में जाएगा। फिर है पेड वेजेस इन कैश, ये माइनस, बैंक चार्जेस माइनस, विड्रू फ्रॉम बैंक, देखो अप्रैल 22 इंपॉर्टेंट है, जिन जिन को कंफ्यूजन हो जाती है कि कब ड्राइंग्स है कब ड्राइंग्स नहीं है, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री है या कब ड्राइंग्स है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, अप्रैल 22 मार्क कर लेना बुक में अपनी, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है विड्रू फ्रॉम बैंक, तो बैंक से पैसा निकाला, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री है, और इसकी जर्नल क्या होगी, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री, और अगला देखो इसी के साथ लिखा विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, जब भी पर्सनल यूज प्राइवेट यूज वर्ड आएगा तब आपको ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है, और इसकी जर्नल क्या होगी, ड्राइंग्स टू बैंक, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे बैंक में से पैसा जा रहा है तो माइनस, ठीक है, आपको अप्रैल 22 मार्क करना, अच्छा पॉइंट है, इसमें दोनों पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, तो बैंक बैलेंस माइनस, इश्यूड अ चेक टू सुधा एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ हाउस फॉर गुरमान, ठीक है, यहाँ पे देखो गुरमान कौन है, गुरमान नाम इंपॉर्टेंट है, गुरमान ओनर है, तो हमने ना कहीं पर चेक इश्यू किया है और खरीदा क्या है, घर खरीदा, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं खरीदा, गुरमान के लिए खरीदा, ठीक है, बिजनेस के लिए नहीं खरीदा, गुरमान के लिए खरीदा, तो यानी कि ओनर का ये पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ड्राइंग्स है आपके लिए, ठीक है, ये क्या है, ड्राइंग्स, क्योंकि ओनर है ना, ओनर का पर्सनल खर्चा फर्म के लिए मतलब का नहीं है, उसने घर अपने लिए खरीदा, तो ये ड्राइंग्स है, ठीक है, तो ये 2 लाख रुपए की ड्राइंग्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बिजनेस में पैसे का इनफ्लो है, तो यानी कि प्लस। तो पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। देखो इसमें सोल्यूशन में ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर हम लिखते हैं, देखो डेबिट साइड में हम लिखते हैं पैसे का आना, प्लस वाली आइटम्स आएंगी पैसे का आना, क्रेडिट में लिखते हैं माइनस वाली चीजें, ठीक है, पैसे का जाना। तो आपके पास दुकान में जितना पैसा ऑलरेडी पड़ा है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, टू बैलेंस बीडी, और कितना पैसा ऑलरेडी पड़ा है मेरे पास शॉप में, 1 लाख, तो यहाँ कैश के नीचे लिखेंगे 1 लाख, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने 1 और कैपिटल एल लिख दिया, आप लोग प्रॉपर 1 के साथ 5 जीरो लगाओगे, ठीक है, 1 के साथ 5 जीरो मतलब 1 लाख। अब यहाँ पे बैंक बैलेंस के ओवरड्राफ्ट है, तो नेगेटिव बैंक बैलेंस है ना, तो नेगेटिव वाली साइड लिखेंगे, साइड चेंज है, देखो डेबिट में नहीं लिख रहा, बैंक वाला बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ, नेगेटिव साइड पे लिख रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव बैंक बैलेंस है, लाइबिलिटी नेचर है, तो बैंक बैलेंस कितना है भाई, 5 लाख रुपए नेगेटिव है, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 5 लाख रुपए, ठीक है। ओपनिंग एंट्री ये हो गई हमारी अप्रैल 1 की, ये कैश की हो गई, और ये वाली बैंक की हो गई। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, अप्रैल 2 को हमने गुड सेल करें, तो अप्रैल 2 को गुड सेल करें तो पैसा आया, प्लस वाली सारी आइटम्स में इधर लिखूंगा, माइनस वाली आइटम्स में इधर लिखूंगा, तो यहाँ पे लिखा टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखा 3,48,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 3 कह रहे हैं सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक, तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से टू सेल्स अकाउंट लिख देंगे, और अब की बार देखो पैसा आ रहा है 3,36,000, लेकिन बैंक में चेक वर्ड है तो बैंक के कॉलम में एंट्री लिखोगे। उसके बाद अप्रैल 5 को देखो सोल्ड गुड्स टू रीमा एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, अगर मैं आगे का ना पढ़ूं, अप्रैल 6 ना पढ़ूं, तो मेरे को तो यहाँ हैबिट है टू सेल्स लिखने की, ठीक है, लेकिन मैं अप्रैल 5 की कोई भी एंट्री नहीं करूंगा, उसकी एंट्री कहाँ जाएगी, जर्नल में। उसके बाद सीधा मैं आऊंगा अप्रैल 6 पे, अप्रैल 6 में कह रहा है राम पेड बाय चेक, तो राम ने पैसे दिए, तो टू राम, और अमाउंट के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे 78,000, और चेक दिए तो बैंक के कॉलम में अमाउंट लिख देना, ठीक है, पैसा आया है ना, तो प्लस वाली साइड में
लिख रहा हूं। फिर डिस्काउंट की एंट्री जर्नल में, और उसके बाद April 6 में एक और है, रीमास चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो यहां पे लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो आपके सामने अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट देखो गिवन नहीं है, ये April 5 की एंट्री से पता चलेगा। तो आपके पास 1 लाख रुपीज का चेक है, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख लिख दिया बैंक के कॉलम में। ये रीमा वाला चेक जमा हो रहा है, ठीक है, ये रीमा वाला, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ये रीमा वाला चेक है 1 लाख रुपए का, जो April 5 को मिला है फर्म को। उसके बाद April 7 पे आ जाओ। April 7 में कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल पेड हिम बाय चेक, ठीक है। तो बाय परचेजेस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, बाय राहुल मत लिख देना, बाय परचेजेस लिखना, क्योंकि हमने क्या किया, चेक वे दे दिया ना। जब भी चेक दे देंगे या कैश पेमेंट होगी तो बंदे का नेम क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होता, बंदे का नाम जो भी होता है ना, क्लाइंट का, पार्टी का, इग्नोर कर दो अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो, ठीक है। तो बाय परचेजेस। उसके बाद हमारे पास April 7 की एक और एंट्री है, सैलरीज पेड टू स्टाफ बाय चेक, तो यहाँ लिखेंगे बाय सैलरीज अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे 2,20,000, ठीक है। स्पेस नहीं है तो आपको शायद छोटा छोटा दिख रहा हो, तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। मैं जब बोल रहा हूँ ना तो साथ साथ आप, मैं बोल भी तो रहा हूँ ना लिखते टाइम, तो उससे समझ आ जाएगा क्या अमाउंट लिखा है। इसके बाद देखो April 10 को हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री है। April 10 की कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग देखो कैसे लिखेंगे, बैंक टू कैश डिपॉजिटेड, लिखा है ना कैश इन बैंक, ठीक है, डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक मतलब बैंक में पैसा जमा करा है, तो जर्नल वो बैंक टू कैश। तो यहाँ पे देखो 2 वर्ड चलता है ना, डेबिट साइड में 2 वर्ड चलता है, तो इस 2 कैश को यहाँ कॉपी पेस्ट मारा, क्योंकि 2 के साथ, यही 2 के साथ जो लिखा है ना वो इधर भी 2 के साथ आएगा, यहाँ पे जो 2 के साथ लिखा है वो कैश बुक वाले 2 के साथ चिपका दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक सेम जगह नहीं, बैंक दूसरी जगह, तो यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। और डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे April 10, यहाँ पर भी आएगा April 10। और उसके बाद आपके पास क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है ये, ठीक है, बैंक टू कैश है, कैश टू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री, तो LF में कैपिटल C लिखोगे। फिर आप अमाउंट देखो, अमाउंट है आपके पास 3 लाख रुपए। अब अमाउंट फिल करनी, समझो भाई, अगर बैंक लिखा है तो अमाउंट लिखना कैश में, अगर कैश लिखा है तो अमाउंट लिखना बैंक में, उल्टा करना है, ठीक है। बैंक लिखा तो कैश में, कैश लिखा तो बैंक में अमाउंट फिल करनी है, उल्टा लिखते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री मैंने आपको फिल करनी समझा दी है। इसके बाद April 11 में देखो, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक, ठीक है। तो ये हमारे पास April 11 है, तो यहां पर आप लिखोगे टू सुरेश, टू सुरेश, और अमाउंट लिख देना 1,28,500, ठीक है, 1,28,500। और डिस्काउंट वाला पोर्शन जो है वो हम डाल देंगे जर्नल एंट्री में, ठीक है, यहाँ का डिस्काउंट वाला पोर्शन जर्नल में। फिर है रिसीव फ्रॉम आर कुमार चेक, ठीक है, तो यहाँ पे आर कुमार से भी चेक आया, तो यहाँ पे April 15 की ये एंट्री है, तो टू आर कुमार, ठीक है, टू आर कुमार। और अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट आएगा 1,87,500। जो डिफरेंस है ना 1,95,000 नहीं लिखना, 1,95,000 तो लेने थे, जितना एक्चुअली में पैसा रिसीव हुआ उतने से ही बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, जितना पैसा एक्चुअली में रिसीव हुआ उतने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो वही अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। डिफरेंस का डिस्काउंट हम जर्नल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास April 15 के बाद 18 पेड वेजेस इन कैश, तो पेमेंट कर रहे हैं तो माइनस वाली आइटम्स इधर, तो यहां लिखेंगे बाय वेजेस, ठीक है। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख दो 30,000, कैश बोल रहे हो तो कैश के कॉलम में लिखा। फिर है बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस मतलब आपके अकाउंट में से बैंक ने पैसा काटा, तो यहां लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस, ठीक है। और अमाउंट कितने भाई, 5,000 रुपए। अब ऑब्वियसली बात है बैंक ने पैसा काटा ना, कैश में से नहीं काटेगा, बैंक बैलेंस में से ही पैसे कट जाएंगे, ठीक है। बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद आपके पास April 22 में विड्रू फ्रॉम बैंक, ठीक है, तो April 22 पे आ गए, तो विड्रू फ्रॉम बैंक ये अगेन कॉन्ट्रा एंट्री है, ठीक है। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, देखो इसकी एंट्री ये होगी, कैश टू बैंक, आपको दिख रही है कैश टू बैंक। तो इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे, 2 वाला ना इधर कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो यहाँ पे जो 2 के साथ लिखा है सेम यहाँ लिखा, तो ये 2 बैंक, यहाँ पे हो जाएगा 2 बैंक, ठीक है, ये हो जाएगा 2 बैंक अकाउंट। और ये जो कैश है इसको दूसरी साइड भेजा, ये हो जाएगा बाय कैश अकाउंट, ठीक है। डेट के कॉलम में डेट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ April 22 यहाँ पे लिख देते हैं। LF के कॉलम में कैपिटल C कॉन्ट्रा एंट्री को डिनोट करेगा। अब अमाउंट लिखते हैं, अमाउंट है 1 लाख रुपए, अमाउंट मैंने अभी भी समझाया, कैश है तो बैंक के कॉलम में लिख देना, बैंक है तो कैश के कॉलम में लिख देना 1 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो यानी कि बैंक से पैसा निकाले, तो यहाँ लिखो बाय ड्रॉइंग्स, ठीक है। डेट सेम है April 22 ये डेट, तो बाय ड्रॉइंग्स। और कितना अमाउंट है 1,20,000, ठीक है, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 1,20,000,
20,000। उसके बाद है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, तो चेक से लिखा है ना, तो सिंपल है April 25। यहाँ लिखो खर्चे है ना, खर्चे और पेमेंट सारी इसी साइड आती हैं। बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, और अमाउंट है 31,500, ठीक है। तो अमाउंट लिखेंगे बैंक के कॉलम में क्योंकि चेक वर्ड लिखे। फिर इशूड है चेक, अगेन हमने जो सुधा वाला चेक है घर खरीदने वाला, लेकिन क्योंकि गुरमान का नाम लिखा है तो आपने क्या करना है, अच्छा इसकी डेट मैंने गलत लिख दी, ये 25 है, ठीक है, ये 25 है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और फिर गुरमान वाली भी 25 है, ठीक है, मैंने 22 पे ही डाल दिया, ये 25 है। तो ये जो गुरमान का घर खरीदा है ना, ये ड्राइंग्स है, बिजनेस का थोड़ी है। बिजनेस का होता तो यहाँ पे कुछ लिखते हैं ना, हाउस वगैरह, ठीक है, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग लिखते हैं, लेकिन ये तो ड्राइंग्स है। तो चेक दिया है तो 2 लाख रुपए यहाँ पर बैंक के कॉलम में लिख देंगे। फिर उसके बाद है बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये तो फायदा है, तो पॉजिटिव वाली साइड आएंगे। April 30 में एंट्री करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स लिख देना या खाली इंटरेस्ट लिख देना, चल जाएगा। और बैंक ने कलेक्ट किया तो बैंक के कॉलम में 15,000 रुपए लिख देंगे। आया समझ, ठीक है, सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। काफी लेंदी क्वेश्चन था, लाइक करने में तो काफी लेंदी सा फील हुआ। अब आपको कुछ नहीं करना, जस्ट टोटलिंग करनी है जैसे हम लेजर चैप्टर में करते थे। तो टोटल कैसे करते हैं, बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करना है। देखो कैश के कॉलम का तो मैं 100% बता देता हूं आपको, हमेशा हमेशा कैश के कॉलम में डेबिट साइड का टोटल आपका ज्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा। मतलब पहले हमेशा कैश के कॉलम का ना डेबिट का टोटल पहले कर देना। तो ये तो बहुत सिंपल सा दिख रहा है, 1 लाख 1 लाख 2 लाख, और 2 लाख में 348 ऐड करें, ये होगा 5,48,000, ठीक है, 5,48,000। यहाँ पे मैं के लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, मैं 548 के लिख रहा हूँ। तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर जो आएगी ना वो इधर आ जाएगी, बाय बैलेंस CD, ठीक है, बाय बैलेंस CD, ये इधर बैलेंसिंग फिगर आएगी। और यहाँ पे डेट क्या थी भाई, मंथ एंड, तो मंथ एंड क्या होता है, April 30। बैलेंस CD के सामने डेट क्या थी, मंथ एंड। टोटल के सामने कुछ नहीं लिखते, ये याद रखना, टोटल के सामने कुछ नहीं लिखते, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, यहाँ खाली छोड़ना, ठीक है, टोटल के सामने कुछ नहीं आएगा। तो 5,48,000 में से 3 लाख चला गया, तो ये आ गया 248 में से 30,000 गए, तो 2,18,000। ये तो ओरली ही हमारा सॉल्व हो गया, तो ये यहाँ लिखेंगे। अब बैंक के कॉलम में देखो कोई भी साइड का टोटल ज्यादा आ सकता है, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है। कैश में हमेशा डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा, लेकिन बैंक के कॉलम को जब कंपेयर करोगे तो क्रेडिट का भी कभी कभी ज्यादा आ जाता है, ठीक है, और वो तब आता है जब हमारे बैंक अकाउंट में से पैसा विड्रॉल हो, मतलब ओवरड्राफ्ट वाले केस में ही आता है। तो यहाँ पर देखो हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, तो अगर आप क्रेडिट कॉलम का टोटल करोगे ये आपका आएगा 12,21,300, ठीक है, ये आपका आएगा 12,21,300। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, तो यहाँ पर भी वही सेम फिगर लिखी 12,21,300, और आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो इधर आ रही है डेबिट में, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस, ठीक है, यहाँ पे टू वर्ड चलता है टू, यहाँ पे बाय वर्ड चलता है इसलिए बाय, ठीक है, बाकी बैलेंस CD, यहाँ पर भी बैलेंस CD, यहाँ पर भी, ठीक है, तो ये भी क्या बैलेंसिंग फिगर है। और जब आप 12,21,300 इस फिगर में से ये सारी आइटम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 76,300, ठीक है। तो ये सिग्निफाई कर रहा है ओवरड्राफ्ट, क्योंकि क्रेडिट साइड बढ़ी है तो क्या सिग्निफाई कर रहा है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में अभी नेगेटिव बैंक बैलेंस दिख रहा है, कितना नेगेटिव, 76,300। तो अगर आपका बैंक बैलेंस जीरो भी करना है ना, 0 रुपए, मतलब कुछ भी ना हो आपके अकाउंट में, तब आपको बैंक में पहले 76,300 रुपीज डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तब जाके बैंक बैलेंस जीरो शो होगा, ठीक है। ये मीनिंग होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस का। और ये जो कैश का दिख रहा है, जब डेबिट साइड बढ़ी है तो मतलब आपकी दुकान में अभी 2,18,000 रुपए पड़े हैं, मतलब दुकान के कैश बॉक्स में गल्ले में 2,18,000 रुपए अभी भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ऑब्वियसली करेंसी नोट्स तो पॉजिटिव ही होते हैं ना, तो ये पॉजिटिव बैंक बैलेंस है हमारा। अब एक बार इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले आपकी जर्नल आएगी April 5 वाली, ठीक है। जर्नल वो होती है भाई, कैश बुक के क्वेश्चन में जर्नल आपको सिर्फ उन्हीं एंट्रीज की करनी है जिनमें कैश या बैंक अकाउंट नहीं लिखा होता, ठीक है, क्योंकि जिनमें कैश या बैंक अकाउंट लिखा होता है वो जर्नल कैश बुक में आ जाती है। तो April 5 की देखो, सोल्ड गुड्स टू रीमा, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो चेक है ना सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ। ऐसा हमें कब पता चला, हमें April 6 की ट्रांजेक्शन को रीड करके पता चला। तो यहाँ पर जब आपको चेक मिलेगा तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट लिखते थे ना यूजुअली, अगर नॉर्मल चेक आता तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रीमा, यही लिखते हैं हम। बट क्योंकि वो चेक जमा नहीं करा तो चेक इन हैंड अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। और चेक का यहाँ पर आप वैल्यू लिख दोगे 1 लाख रुपीज,
और यहाँ पर आगे फिर से लिख दोगे 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ चेक का वैल्यू लिख दिया। अप्रैल 6 में ये चेक क्योंकि बैंक में जमा हो गया तो वो कैश बुक में चला गया। और अप्रैल 6 में हमारे पास जो है डिस्काउंट की एंट्री है, ठीक है। तो आप देखो राम पेड बाय चेक, मतलब हमारे पास पैसा है। अब मैं आपको यहाँ पे ना पूरी एंट्री लिखता हूँ और फिर बताता हूँ कि एक्चुअली जब आप फेयर वर्क करोगे तो आपको क्या लिखना है। तो राम पेड बाय चेक, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा 78,000। फिर हमने डिस्काउंट भी दिया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना डिस्काउंट होगा 2,000। मैं आपको हमेशा बताता हूँ जब भी डिस्काउंट होगा तो बैंक के साथ कॉपी पेस्ट मारना, जैसे कॉपी इन द सेंस बैंक डेबिट तो डिस्काउंट भी पक्का डेबिट ही होगा। कोई भी चैप्टर की जर्नल हो, बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट तो डिस्काउंट अकाउंट भी हमेशा क्रेडिट होगा। कैश और बैंक डेबिट तो डिस्काउंट हमेशा डेबिट। तो यहाँ पर हमारे पास पैसा है तो बैंक डेबिट, तो डिस्काउंट आंख बंद करके डेबिट करेंगे। अच्छा, अब किससे पैसा आया, हमारे पास राम से पैसा आया, तो यहां पर क्या अमाउंट आएगा 80,000 आएगा। लेकिन इसमें से आधी ट्रांजेक्शन तो हम कैश बुक में भेज चुके हैं, कौन सी, बैंक टू राम वाली, ठीक है। वहां पर लिखा है ना टू राम 78। तो आपको जो हमने कैश बुक में भेज दिया ना वो यहाँ नहीं लिखते, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट का लिखना है। तो डिस्काउंट डेबिटेड टू राम, तो यहाँ पे डिस्काउंट 2,000 है ना, तो यहाँ पर राम के सामने भी क्या आएगा 2,000 ही आएगा। तो ये फेयर वर्क है, डिस्काउंट टू राम 2,000, ये एंट्री आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है। अप्रैल 6 हो गया। इसके बाद आपको आना है अप्रैल 11 में। तो अप्रैल 11 में भी सिमिलर वर्क है, ठीक है, सिमिलर वर्क है, खुद से एक बार ट्राई करो। तो अप्रैल 11 में कह रहा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक डिस्काउंट अलाउड। देखो मैं यहाँ पे दोबारा से आपको कटिंग करा के हेल्प कराऊंगा। तो यहाँ पर चेक आया सुरेश से, बैंक अकाउंट डेबिट, साथ में डिस्काउंट कर रहे हैं ना, तो बैंक के साथ ही डिस्काउंट चलता है, बैंक डेबिट तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट। और पैसा किससे आया है सुरेश से। अब आप देखो यहां पर हमारे को बोल रहा है कि जो चेक मिला वो कितने का है 1,28,500 और उसके बाद डिस्काउंट अलाउ किया 1,500। यानी कि सुरेश से एक्चुअली में मेरे को कितने लेने थे 1,30,000 लेने थे, जिसमें से उसने चेक कितने का दिया 1,28,500 का, तो 1,500 रुपए का उसने डिस्काउंट दिया। अब ये एंट्री फेयर वर्क में नहीं लिखनी, आपको कॉपी में क्या लिखना है, ये बैंक वाला पोर्शन तो हमने वहां डाल दिया कैश बुक में, ठीक है, टू सुरेश करके आपको दिख रहा होगा 1,28,500, ये तो चला गया। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू सुरेश, तो डिस्काउंट वाला अमाउंट ही आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। तो फेयर एंट्री ये होगी डिस्काउंट टू सुरेश 1,500, ठीक है, 1,500। तो ये आपको करना है अप्रैल 11। इसके बाद आपके पास एक और ट्रांजेक्शन है अप्रैल 15 की। अप्रैल 15 में देखो कह रहा है रिसीव फ्रॉम आर कुमार अ चेक। तो यहां पर मैं आपको बता दूं चेक मिला तो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, मैं दोबारा से यहां काट दूंगा, ठीक है, ताकि हमारे को समझ में आए। बैंक डेबिट तो सेटलमेंट वर्ड लिखा है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट अकाउंट को आपको सोचना नहीं है डेबिट या क्रेडिट, बैंक के साथ ही जोड़ कर रखना है, ठीक है, इनको चिपका कर रखना है बिल्कुल बैंक और डिस्काउंट को। तो बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू आर कुमार, ठीक है, टू आर कुमार। तो अब देखो मेरे को इससे लेना कितना था आर कुमार से 1,95,000 लेना था। चेक के सामने क्या अमाउंट लिखा है 1,87,500। तो अब आपको डिस्काउंट का अमाउंट कैसे पता चलेगा, बैलेंसिंग फिगर से पता चलेगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 7,500 रुपए, ठीक है। तो बैंक वाला पोर्शन तो कैश बुक में भेज दिया, तो अगेन ये वाली एंट्री नहीं लिखनी, आपकी फेयर एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू आर कुमार 7,500 और 7,500 क्रेडिट में भी आएगा, डिस्काउंट वाला अमाउंट ही दोनों जगह आएगा, ठीक है। तो सारी जर्नल एंट्रीज हमने इस क्वेश्चन की यहां पर कर ली है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल कैश बुक। तो वीडियो अगर अच्छा लगे भाई तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो शेयर करोगे तभी चैनल की ग्रोथ होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।